नमस्कार। ओज एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अंकित मूल्य पर छूट। आज की हमारी टॉपिक है अंकित मूल्य पर छूट। और हम 10 टाइप पढ़ चुके, अब तक 11वां टाइप के प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। अंकित मूल्य पर छूट। अंकित मूल्य क्या होता है? जो आप लोग कपड़े खरीदने जाते हैं या कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर प्राइस लिखा होता है। ठीक है, जो प्राइस लिखा होता है उसको क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं, मार्क प्राइस कहा जाता है। ठीक है, कोई भी दुकानदार क्या होता है, जो छूट देता है उसी पे छूट देता है, जिसे खुदरा मूल्य कहा जाता है। ठीक है, वो छूट जो है कि उसी प्राइस पे देता है, या कभी कभी प्राइस के प्राइस ही ले लेता है, कभी उस पे क्या करते हैं, कुछ छूट देता है 10%, 5%, 20%, कभी कभी तो 50% की भी छूट पे बेचे जाते हैं कपड़े, 70% की छूट पे बेचे जाते हैं। वो किस पे होते हैं? मार्क प्राइस पे होते हैं। जो उस पे अंकित मूल्य होता है उस पे होते हैं। यानी छूट किस पे मिलती है? जो मूल्य उस पे प्रिंट होता है, जो अंकित होता है, उस पे हमको छूट मिलती है। ठीक है, क्रय मूल्य पर छूट नहीं मिलती है। मिलती किस पे छूट है? अंकित मूल्य पर। इस बात को ध्यान में रखना है इस चैप्टर को पढ़ते समय। पहला प्रश्न है, एक दुकानदार वस्तुओं पर 30% कीमत बढ़ा चढ़ा कर लिखता है, फिर उस पर 20% छूट देता है, तब इसके द्वारा कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया गया होगा? यहां पर प्रश्न में दिया जा रहा है कि एक दुकानदार है, वस्तुओं पर 30% कीमत बढ़ा चढ़ा कर लिखता है। कितना? 30% कीमत बढ़ा चढ़ा कर लिखता है, फिर उस पर छूट 20% की देता है, तो उसको लाभ कितने परसेंट का होगा यह बताना हमें है। 30% कीमत क्या होता है? बढ़ाकर लिखता है, 20% छूट दे रहा है। तो हम यहां मान लेते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य की कोई बात नहीं किया है इसने, तो हम क्या करते हैं, जहां क्रय मूल्य नहीं दिया गया हो तो वहां पर हम यह मान लेते कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। सीपी कितना है? 100 रुपया। जब सीपी 100 रुपया होगा, सीपी कितना मान लेते हैं? 100 रुपये मान लेते हैं। सीपी कितना है? 100 रुपया है, यानी क्रय मूल्य वस्तु का 100 रुपया है। एक दुकानदार वस्तुओं पर 30% कीमत बढ़ा चढ़ा कर लिखता है। कीमत किस पे बढ़ाकर लिखी जाती है? आपको ये पता होना चाहिए, कीमत हमेशा क्रय मूल्य पर ही बढ़ाकर लिखी जाती है। मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे कोई पेन है, आप उसको 10 रुपया का खरीद कर लाए और उस पर कीमत बढ़ाकर लिखे तो 10 रुपये पर ही तो बढ़ाकर लिखेंगे, यानी 15 रुपया लिखते हैं तो आप कितने परसेंट बढ़ाकर लिखते हैं? लिखेंगे किस पे? क्रय मूल्य पर ही बढ़ाकर लिखते हैं। ठीक, एक दुकानदार वस्तुओं पर 30% कीमत बढ़ा चढ़ा कर लिखता है, यानी हमने मान लिया है, क्या माना? सीपी कितना है? 100 रुपया, यानी क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया है। 100 रुपये पर यदि 30% बढ़ाकर लिखा जाए तो कितना हो जाएगा? 100 रुपये का 30% कितना होगा? 130 रुपये। कितना हो जाएगा? 130 रुपये। यहां लिख लेते हैं 130 रुपये। 130 रुपया क्या हो गया भाई? कोई कपड़ा कोई खरीद कर लाता है 100 रुपये का, उस पर 30% कीमत बढ़ाकर लिखता है, तो उसका जो कि अंकित मूल्य कितना होगा? 130 रुपया होगा ना। ये क्या? 130 रुपया अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य कितना है? 130 रुपया। यानी अंकित मूल्य का 100% कितने के बराबर होगा? 130 रुपये के बराबर होगा। अंकित मूल्य का 100% 130 रुपया के बराबर होगा। पुनः कह रहा है, फिर वो 20% की छूट देता है। छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे दी जाती है। अंकित मूल्य पे छूट दी जाती है, और छूट कितना दे रहा है? यहां पर 20% की छूट दे रहा है, यानी अंकित मूल्य का 100% 130 रुपया के बराबर है। तो अंकित मूल्य का 80%, अंकित मूल्य का 80% कितने के बराबर होगा? यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा,
इस हमारे चॉकलेटी फार्मूले में प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करती है, शेष का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी 130 गुणे 80, 130 गुणे 80 प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू हमारे इस चॉकलेटी फार्मूले में डिवाइड करती है, यानी बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसे हल करते हैं, 0 0 से कट गया, कितना हो गया 13 बटे 104, 104 रुपया। वस्तु बेच कितने में रहा है 104 रुपये में बेच रहा है। उसने जो है कि 100 रुपये का खरीदा, उसमें 30% कीमत बढ़ा चढ़ा कर लिखा, यानी 130 रुपया लिखा। 130 रुपया क्या है, ये अंकित मूल्य है, यानी अंकित मूल्य का 100% 130 रुपया के बराबर हुआ। तो छूट किस पे दी जाती है, छूट अंकित मूल्य पे दी जाती है। तो अंकित मूल्य का 80% कितने के बराबर होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। हमारे इस चॉकलेटी फार्मूले में प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करती है, शेष का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी 130 गुणे 80 बटे 100। हल करने पर आ गया 104 रुपया। यानी वह दुकानदार, वह विक्रेता वस्तु को 104 रुपये में बेचता है। कितने बेचता है 104 रुपये में बेचता है। तो उसे लाभ कितना हो रहा है, तो क्या करेंगे 104 रुपये में से 100 रुपये को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने माना था कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया है। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 रुपया। यानी यहां पर इसे पूरी प्रक्रिया के दौरान 4 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हुआ 4 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर हुआ 100 रुपये पर हुआ, क्योंकि क्रय मूल्य कितना था 100 रुपया। हम जानते हैं कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर की जाती है। तो 100 रुपया का चीज 4 रुपये में बेचा तो कितने % लाभ हुआ 4% का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा 4% का लाभ होगा। ये तो एक ढंग है, इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं चॉकलेटी फार्मूले से। इसे और दूसरे ढंग से भी हल करना चाहते हैं तो देख लेते हैं। हम यहां क्या मान लिए, मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना 100 रुपया। क्रय मूल्य कितना 100 रुपया, यानी सीपी बराबर 100 रुपया। सीपी बराबर 100 रुपया। ये पहला मेथड है इस प्रश्न को हल करने का, ये हमारा पहला मेथड है। दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, जो भी आपको उचित लगे, पहला मेथड, दूसरा मेथड या तीसरा मेथड जो सूत्र के माध्यम से बताऊंगा वो भी यहां पर लागू होगा। ठीक है, मान लेते सीपी कितना है 100 रुपया है। तो 100 रुपया पर कितना बढ़ाकर लिखता है 30%। जितना बढ़ाकर लिखेगा उतना 100 में ऐड कर कर गुणा करते हैं। ठीक है, कितना लिखता है बढ़ाता है वो 30%। 30% कीमत बढ़ा कर लिखता है, यानी क्या हो जाएगा 100 का 130%, यानी 130 बटे 100 करेंगे। 130 कहां से आया, ये जो 30% है ना वो किस पे बढ़ा है क्रय मूल्य पे बढ़ा है। ठीक है, क्रय मूल्य हमने माना है 100 रुपया। तो क्या हो जाएगा 100 का, जब कोई वस्तु जब बढ़ती है परसेंटेज में जब बढ़ती है तो उसे 100 में ऐड कर कर गुणा करते हैं। अगर घटती है तो उसे 100 में से माइनस कर कर गुणा करते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था जब लाभ कहेगा तो 100 में प्लस कर कर जो कि गुणा करते हैं, और जब हानि कहेगा जितने % से हानि हो रही है उसे 100% में से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो 30% कीमत बढ़ा चढ़ा कर लिखता है, यानी 100 गुणे 130%, यानी 130 बटे 100 हो जाएगा। उस पर 20% की छूट दे रहा है, उस पर क्या करता है वो 20% की छूट दे रहा है, यानी क्या हो गया 100 में से घटाकर, छूट को घटाकर लिखेंगे और जो वृद्धि करेगा उसको 100 में जोड़कर बोलते हैं। तो क्या करेंगे 100 में से घटाएंगे 20, क्या हो जाएगा 80%। 80% को लिख लेंगे 80 बटा 100। हल कर लेते हैं, 100 से 100 कट गया, 1 0 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 13 बटे 104। यानी यहां पर 100 रुपया की वस्तु 104 रुपया में बेच रहा है। 100 रुपया की वस्तु कितने बेचा 104 रुपये में बेचा, तो लाभ कितने का हो रहा है। तो भाई 100 का खरीदा था 104 रुपये का बेचा, तो लाभ ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं। तो क्या हो गया 4 रुपये।
₹4 का लाभ हो रहा है। कितने रुपए पे? 100 रुपए पे। 100 रुपए पे ₹4 का लाभ हो रहा है, यानी 4% का लाभ हो रहा है। यहां पर परसेंट में क्या कहेंगे? 4% का लाभ हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं आप। दोबारा इसको बता दे रहे हैं। मान लेते सीपी क्या है? 100 रुपया है। तो 100 रुपया का खरीदा है, वो कहता है कि उस पर 30% कीमत बढ़ाकर लिखा होगा, यानी 100 गुणे 130% कर देंगे, क्योंकि वो बढ़ रहा है ना, तो वृद्धि को क्या करते हैं? परसेंटेज में 100 में जोड़कर गुणा करते हैं। तो क्या हो जाए? 100 गुणे 130 बटे 100 गुणे कमी कर रहा है, यानी छूट दे रहा है, तो 80, 100 में से 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 80% हो जाएगा। 80% को लिखेंगे 80 बटे 100। हल करने पर क्या आएगा? 4% आएगा। ये तो पहला हो गया बेसिक ढंग। दूसरा हो गया, इसमें हमने अभी तक किसी फार्मूले का प्रयोग नहीं किया। हमारा ये पहला मेथड है और ये दूसरा मेथड है। हम पूरे मैथ में 90% प्रश्न इसी मेथड पर हल करेंगे। हम किसी सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, बिना सूत्र के माध्यम से सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि परीक्षा हाल में हमें सब कुछ याद आता है। पूरे जिंदगी भर का, जब तक हम होश संभाले तब से, और परीक्षा हाल में जब तक बैठे उतने उम्र का क्या होता है? जो भी हमने पाप पूर्ण किया है सब याद आने लगता है। सिर्फ एक चीज नहीं आता है, ये सूत्र याद ही नहीं आता है। कभी याद भी आता है तो ऊपर था या नीचे माइनस था, ऊपर प्लस था या नीचे प्लस था, कैसा था कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए हम व्यवहारिक ढंग से आपको सवाल हल करना बताते हैं, क्योंकि परीक्षा हाल में केवल मैथ ही नहीं पढ़ना है, आपको कई सारी सब्जेक्टों को पढ़ना है। अगर एक सब्जेक्ट को आप रटने लगेंगे, कंपटीशन के लिए रटने की जरूरत नहीं है, आप व्यवहारिक ढंग से समझकर पढ़ लीजिए। और परीक्षा हाल में जो व्यवहारिक ढंग से हम पढ़े रहते हैं वो सवाल हमें आसानी से आते हैं। और आपको एक बात बता दूं, परीक्षा में कोई प्रश्न बहुत अधिक कठिन नहीं होता है, न बहुत अधिक इजी होता है। जैसे कुछ टीचर पढ़ाते हुए बताते हैं ये तो हलवा है, ये तो क्या है, ये तो एकदम गंदा सवाल है, और ये सवाल आपको नहीं आया, वो सवाल आपको नहीं आया, ये चीज़ें गलत है। जो कंपटीशन दिया है वो कंपटीशन की वैल्यू और कंपटीशन के समय में हमारी जो मानसिक स्थिति होती है उसको समझता है। कोई सवाल इजी नहीं होता है, न कोई सवाल कठिन होता है। जो आप पढ़े हुए हैं वो आपके लिए इजी होता है, जिसको आपने सीखा नहीं, जिसको आपने पढ़ा नहीं, वो सवाल आपके लिए कठिन होता है। लेवल क्या होता है? हर परीक्षा का लेवल हाई स्कूल होता है। यही तो माना था कि हाई स्कूल के लेवल में आईएएस में भी पूछा जाता है, पीसीएस में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि आप केवल मेहनत करिए, और ये मत सोचिए कि कोई क्वेश्चन हमें नहीं आया तो ये बहुत बड़ा कठिन है और 4 क्वेश्चन हम नहीं हल कर पाए तो हम कंपटीशन के लायक नहीं है। कंपटीशन के लायक सभी लोग होते हैं जो मेहनत कर सकता है। कंपटीशन में लगभग सबके ब्रेन क्या होते हैं? समान ही होते हैं, थोड़ा बहुत का अंतर होता है, लेकिन जो जितना अधिक मेहनत कर लेता है वो उतना अधिक प्रश्नों को हल कर लेता है। जिसके विषय में हम ही नहीं सुने हुए हैं उसको क्या हल कर लेंगे? हमने कई परीक्षाएं दिया, पास किया और सिलेक्शन लिए, आज जॉब में भी है। तो कैसे हैं? हम मेहनत के बल पे हूं। ठीक है, और मेहनत करने पर सब कुछ आता। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कभी पढ़ते समय होपलेस मत होइए कि अमुक टीचर ने ऐसा कहा कि ये सवाल इतना, अगर ये चीजें नहीं आएगी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे कुछ नहीं जिंदगी बर्बाद होती है, 4 क्वेश्चन नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है? मान लीजिए कंपटीशन में आपको 10 क्वेश्चन लगातार नहीं आया तो तभी आप फाइट से बाहर नहीं है। ये मत सोचिए कि हमको हर चीज आएगी, 100% कोई करके सिलेक्शन लेता है, कुछ नहीं। कोई 100% नहीं करता है। अगर 100% करता तो 100% मेरिट तो जाती, क्यों 70-80% में जाती? आईएएस की मेरिट प्री की कितनी जाती है? आप किसी भी आईएएस में कोई भी मतलब प्री का पेपर दीजिए, 50-52% कर चले आइए, आप मेंस लिखेंगे बाहर नहीं है। ठीक, और वही कंडीशन पीसीएस में भी है, अन्य परीक्षाओं में भी। तो इसलिए घबराइए मत, 5 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन नहीं आता है तो आप परीक्षा से बाहर नहीं होते। क्यों? 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन किसी परीक्षा में आ रहे हैं, अगर आपने 110 कर चले आए
तो आप फाइट से बाहर नहीं होते, नहीं होते। अगर ईमानदारी पूर्वक पेपर हुआ है तो इतने ही लोगों की औकात होती, होते हैं 2-4 लोग जो 120 130 कहते हैं। 90% लोग जो बोलते हैं ना, झूठ भी बोलते हैं कंपटीशन में आपको होपलेस करने के लिए। इसलिए होपलेस मत होइए, आराम से पेपर पढ़िए, क्योंकि आप जान लीजिए कि 110 कर लीजिए, आप कभी भी किसी परीक्षा के बाहर नहीं, अगर कहीं वहां पर 150 क्वेश्चन आ रहा है तो। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हलवा नहीं होता है, न कोई क्वेश्चन कठिन होता है। जो आप पढ़े हुए हैं वो क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा, जो क्वेश्चन आप नहीं पढ़े हुए हैं वो क्वेश्चन आपके लिए कठिन होगा। कभी मैं इस परीक्षा के पर भी एक वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा ग्रुप पे। अभी तो बस इतना ही, इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये हमारे 2 मेथड हो गए। जो भी आपको अच्छा लगे उस मेथड से इस प्रश्न को हल कर लीजिएगा। ठीक है, और हम एक और मेथड बताते हैं इस पे, जो सूत्र है, सूत्र के माध्यम से बताते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं। एक दुकानदार वस्तुओं पर 30% कीमत बढ़ा चढ़ा कर लिखता है, फिर उस पर 20% की छूट देता है, तब इसके द्वारा कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया गया? भाई पहले बढ़ा रहा है, फिर उसी पे कम कर रहा है। जब हमने आपको पढ़ाया था इसके पहले परिणामी लाभ की स्थिति या परिणामी प्रतिशत परिवर्तन, परिणामी प्रतिशत परिवर्तन, वो यहां पर सूत्र लागू होगा, वो भी सूत्र यहां पर लागू होगा। जब आप सारे मैथ पढ़ लेंगे ना, तो आपको इस समझ में आएगा कि हम एक ही ढंग से नहीं, एक प्रश्न को हम कई ढंग से हल कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे उस ढंग से हल कर लीजिएगा। मुझे तो सारे ढंग अच्छे लगते हैं। ठीक है, देखते हैं परिणामी प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, परिणामी प्रतिशत परिवर्तन, परिणामी प्रतिशत परिवर्तन x प्लस वाई माइनस इंटू, पूरा मिटा देते हैं इसको, परिणामी प्रतिशत परिवर्तन। परिणामी प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र मैंने आपको बताया था, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटे 100। प्रतिशत, यहां पर प्रतिशत का चिन्ह लगता है। ये सूत्र है आपका। इस सूत्र का उपयोग उन सभी स्थानों पर किया जा सकता है जहां पर किसी वस्तु के प्रतिशत में पहले वृद्धि होती है फिर कमी होती है, या पहले कमी कर दी गई फिर वृद्धि की कर दी गई है। तो एक ही वस्तु के परिमाण में प्लस और माइनस की जब भी स्थिति आती है प्रतिशत में, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। x का मतलब हो गया x प्रतिशत का परिवर्तन, वृद्धि। ठीक है, y का मतलब हो गया y प्रतिशत की वृद्धि दोबारा, प्लस x इंटू वाई बटे 100। यदि मान लेते हैं कि अगर y में जो है कि वृद्धि ना होकर कमी हो, तो यहां पर y की साइन क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका सूत्र हो जाएगा x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100%। इस सूत्र के आधार पर भी हम एक प्रश्न को हल कर लेते हैं। यहां पर होगा कुल लाभ, कुल लाभ प्रतिशत में क्या हो जाएगा? 30 वृद्धि हो रही है, बढ़ा चढ़ा कर लिख रहा है तो प्लस में होगा 30। 20% की छूट दी जा रही है यानी कमी होगी, तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 30 माइनस 20 माइनस 20 गुणे 30 बटे 100। हल कर लेंगे इसको, 6 हो जाएगा। 30 माइनस 26
बराबर 4%। यानी यहां पर लाभ कितना होगा, कुल लाभ कितना हो रहा है, 4% का लाभ होगा। ठीक, इस आधार पर तीनों ढंग से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब हम आगे जो है कि दो ढंग से हल करेंगे, इस ढंग का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। दूसरा सवाल है, एक दुकानदार वस्तुओं पर 20% अधिक कीमत अंकित करता है लेकिन उस पर 10% छूट देता है, तब लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। पहले दुकानदार वस्तु की कीमत को क्या करता है, 20% बढ़ाकर लिखता है, फिर जो कीमत बनती है उसकी यानी अंकित कीमत जो होती है उस पर क्या करता है, वो 10% की छूट दे देता है, फिर पूछता है कि उसे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। आइए हल करते हैं इसको। एक दुकानदार वस्तुओं पर 20% अधिक कीमत अंकित करता है, सीपी पता नहीं है, किस पे कीमत बढ़ाकर लिखता होगा, क्रय मूल्य पर। मान लेते हैं कि वस्तु को उसने 100 रुपया में खरीदा, वस्तु कितने में खरीदा है, 100 रुपया में खरीदा है, यानी सीपी क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। यह हमने माना, ये हमने मान लिया है कि सीपी क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। तो 100 रुपये पर 20% अधिक अंकित करता है, यानी 100 का 120% कितना होगा, 100 का 120% 120 रुपया हुआ होगा। यानी 100 रुपये पर 20 रुपया बढ़ा 20% बढ़ाकर लिखेगा, यानी कितना लिखेगा, 120 रुपया। 120 रुपया क्या होगा, यह क्या होगा, अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य कितना होगा, 20 रुपये 120 रुपया होगा, यानी ये क्या होगा, 120 रुपया अंकित मूल्य का कितना होगा, 100%। अंकित मूल्य का 100% कितना होगा, 120 रुपया होगा। ये मेरी बातें दोबारा मैं समझा देता हूं। यहां पर क्या है, दुकानदार जो वस्तु खरीद कर लाता है उस पर 20% कीमत बढ़ाकर लिखता है। हम यहां मान लेते कि वह दुकानदार वस्तु को कितने में लाया, 100 रुपये में खरीद कर लाया। अगर उस पर 20% कीमत बढ़ाता है तो कितना लिखा होगा, प्राइस लिखा होगा 120 रुपये। और 120 रुपये क्या है, 120 रुपये जो है क्रय मतलब कि वो अंकित मूल्य का, सॉरी 120 रुपया अंकित मूल्य का कितना होगा, 100%। यानी अंकित मूल्य का 100% 120 रुपया के बराबर होगा। फिर कहता है उस पर वह 10% की छूट देता है। कितने की छूट दे रहा है, 10% की छूट देगा। छूट किस पे देगा, अंकित मूल्य पर देगा। तो यानी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देगा, यानी अंकित मूल्य का 90% वो लेगा। अंकित मूल्य का 90% कितने रुपए के बराबर होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। हमारे इस फार्मूले में प्रश्नवाचक के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी, शेष का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी 120 गुणे 90 बटे 100 कर लेंगे। 0 0 से कट गया, खत्म। 12 9 108 108 भाई वह, यानी अंकित मूल्य का 90% 108 रुपए के बराबर है। यानी वह वस्तु को कितने में बेच रहा है, 108 रुपए में बेच रहा है। भाई 100 रुपया का खरीदा, उस पे जो है कि कीमत अंकित किया 20% बढ़ाकर, यानी 120 रुपया अंकित कर दिया। और बेचा कितने में, 108 रुपए में बेचा। तो लाभ कितने का होगा, 8 रुपए का होगा। यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो उसको क्या हो रहा है, 8 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ कितने हुआ, 8 रुपए का हो रहा है। कितने पे, 100 रुपए पे। ये 8 रुपए का लाभ 100 रुपए पर हो रहा है, यानी प्रतिशत में लाभ कितना होगा, 8% का इसको लाभ होगा। ठीक है, 100 रुपया का खरीदा, ठीक है, उस पे कीमत 20% बढ़ाकर लिखा, यानी 120 रुपया। ये 120 रुपया क्या होगा, अंकित मूल्य होगा, यानी 120 रुपया अंकित मूल्य का 100% होगा। यानी अंकित मूल्य का 100% 120 रुपये के बराबर है। फिर कहता है कि उस 10% की छूट देता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, यानी अंकित मूल्य का 90% ये ले रहा है। अंकित मूल्य का 90% कितने के बराबर हो गया, तो इस हमारे चॉकलेटी फार्मूले में प्रश्नवाचक के सामने की वैल्यू डिवाइड करती है, शेष के आपस में गुणा होता है, यानी 120 गुणे 90 बटे 100, यानी 108 माइनस लाभ बराबर हो जाएगा 108 माइनस 100 कर देंगे,
क्योंकि भाई 108 रुपए का बेचा, खरीदा था 100 रुपए का, तो लाभ 8 रुपए का हुआ, लेकिन 100 रुपए पर लाभ 8 रुपए का हो रहा है, यानी 8% का लाभ होगा। ठीक है, ये तो हमारा एक ढंग हो गया चॉकलेटी वाला। दूसरा भी ढंग देख लेते हैं। हम यहां पर पुनः मान लेते हैं कि माना वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है, 100 रुपये। क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। अब वो क्या करता है, 20% कीमत बढ़ाकर लिखता है। किस पे लिखा होगा, क्रय मूल्य पर ही बढ़ाकर लिखा होगा। तो क्या जब वृद्धि होगी तो हम 100 में प्लस करके गुणा करते हैं, और अगर कमी होगी तो 100 में से माइनस करके गुणा करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। वस्तु कितना की थी, 100 रुपये खरीदा था, 20% की वृद्धि हो गई, यानी 120%। 120% को लिख सकते हैं 120/100। 10% की छूट देता है, यानी कमी कर रहा है उसमें, तो क्या हो जाएगा, 10% माइनस कर देंगे 100 में, क्या हो जाएगा 90%। 90% को लिख लेंगे 90/100। हल करते हैं, 100 से कट गया, कैंसिल हो गया, बराबर हो जाएगा 12×9 108। यानी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 108 रुपया होगा। 108 रुपया का वो बेच रहा है। खरीदा कितने का था, 100 रुपये का खरीदा था, 108 रुपये का बेच रहा है, तो लाभ कितना हुआ। तो इसमें से क्या करेंगे, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, यानी 108 माइनस 100 क्या हो जाएगा, 8। यहां पर इस विक्रेता को 8 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पर, 100 रुपये पर 8 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी 8% का लाभ हो रहा है। ठीक है, दोनों मेथड से मैंने इस सवाल को हल किया। अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार वस्तुओं पर 30% अधिक कीमत अंकित करता है, फिर उस पर 30% छूट देता है, तब लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यहां पर प्रश्न ये कहता है कि कोई दुकानदार है, वस्तुओं पर पहले 30% कीमत बढ़ाकर लिखता है। प्राइस को जो है जितने में खरीद कर लाता है उससे 30% बढ़ाकर लिखता है। अब जो अंकित मूल्य कर देता है उस पे क्या करता है, पुनः 30% की छूट दे देता है। तब वो कहता है कि उसको लाभ होगा या हानि होगी, उसे प्रतिशत में आप बताइए। देखते हैं, हम मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य तो नहीं दिया है। जब क्रय मूल्य नहीं दिया होता है तो हम लोग क्या मानते हैं, मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। सीपी बराबर 100 रुपये। फिर 30% अधिक कीमत अंकित करता है। भाई 100 रुपये का लाया, 30% अधिक कीमत अंकित किया होगा तो कितना किया होगा, 100 का 130% क्या होगा, 130 रुपये, यानी 130 रुपया अंकित किया होगा उस पे। यानी 130 रुपया किसके बराबर होगा, अंकित मूल्य के 100% के। अंकित मूल्य का 100% कितने के बराबर होगा, 130 रुपये के बराबर होगा। अंकित मूल्य का 100% 130 रुपये के बराबर होगा। ये आप लोग मेरी बातें समझ रहे हैं कि नहीं, पुनः बता रहा हूं। वस्तु को खरीदा कितना, 100 रुपये में, सीपी कितना है, 100 रुपये। 30% कीमत बढ़ाकर लिखा, यानी कितना लिखा होगा, 30% बढ़ाकर लिखा होगा। 100 रुपये तो कितना लिखा होगा, 130 रुपये। 130 रुपये क्या है, ये अंकित मूल्य है। क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। ये 130 रुपया अंकित मूल्य का कितने परसेंट होगा, भाई 100% होगा, क्योंकि पूरा का पूरा 130 रुपया ही लिखा गया है। यानी अंकित मूल्य का 100% 130 रुपया के बराबर है। फिर उस पर 30% की छूट देता है। जो मूल्य अंकित करता है उस पर क्या करता है, वो 30% की छूट है। कितने की छूट दे रहा है, 30% की छूट दे रहा है। यानी कितना ले रहा है, जब 30% की छूट दे दिया तो कितना ले रहा है ग्राहक से अंकित मूल्य का, यह अंकित मूल्य का 70% ले रहा है। कितना ले रहा है, अंकित मूल्य का 70% ले रहा है। अंकित मूल्य का 70% कितने के बराबर होगा, भाई जो छूट दे दिया उसका हम उसके विषय में नहीं सोचेंगे, कितना ले रहा है, वो कितना ले रहा है उसके विषय में सोचेंगे।
ठीक है, कितना ले रहा है अब अंकित मूल्य का 70% ले रहा है, 30% तो डिस्काउंट कर दिया, तो लिया कितना 70%। अंकित मूल्य का 70% कितने के बराबर होगा, चॉकलेटी फार्म में आ गया। हम जानते हैं कि इस चॉकलेटी फार्म में प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करती है, शेष का आपस में गुणा हो जाएगा। तो हल करते हैं, 130 गुणे 70 बटे 100, 13 बटे 91, तो क्या हो जाएगा, हल करते 13 91 रुपया, यानी वो 100 रुपया का वस्तु को खरीदा, बेचा कितना का 91, 100 रुपया में खरीदा 91 रुपये में बेचा, तो क्या हो रहा होगा उसको, भाई ये 100 रुपये की चीज लाता है, 100 रुपये की चीज को 90 रुपये में यहां पर बेच दे रहा है, तो क्या होगा, हानि होगी। हानि कितनी हो रही है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, -9 रुपये आएगा। यानी यहां पे -9 रुपये का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है, -9 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर हानि दर्शानी हो तो क्या कहेंगे आप, अगर इसको हानि में लिखना हो तो इसको हानि कितनी हो रही है, -9 रुपये का क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है, क्योंकि हानि कभी निगेटिव नहीं होती है। तो हानि में लिखने के लिए क्या कहेंगे, इसको 9 रुपये की हानि हो रही, कितने की हानि हो रही है, 9 रुपये की हानि हो रही है। कितने पर हानि, कितने पर 9 रुपये की हानि हुई, 100 रुपये पर, 100 रुपये पे 9 रुपये की हानि हो रही, यानी 9% की इसे हानि हो रही है। भाई 100 रुपये पर 9 रुपये की हानि हुई, प्रतिशत में क्या कहेंगे, इससे 9% की हानि हो रही। इसको मत लिख लेना आंसर में कि -9% का क्या हो रहा है, उसको हानि हो रही। बेट कभी भी हानि निगेटिव में नहीं होती, हानि हमेशा पॉजिटिव होती है। इस बात को नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए कि हानि को कभी भी हम निगेटिव नहीं दर्शाते, हानि हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर यहां पर माइनस साइन के साथ लिखेंगे तो क्या कहेंगे, -9% का उसे क्या हो रहा, लाभ होगा, -9% का लाभ होगा। लाभ निगेटिव हो सकता है लेकिन हानि कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। इस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है आपको। ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरे मेथड से भी हल कर लेते हैं हम। मान लेते हैं यहां पर सीपी कितना है, 100 रुपया, यानी क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। तो 100 रुपये पर वो 30% कीमत बढ़ाकर लिखता है, यानी गुणे क्या करेंगे, 100 में 30 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 130 बटे 100 गुणे अंकित करता है, फिर उस पर 30% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। छूट को क्या करते हैं हम, माइनस करके लिखते हैं। तो 100 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या होगा 70, यानी 70% को 70 बटे 100 लिख लेंगे। अब इसे हल कर लेते हैं, 100 से 100 कैंसिल, 1 0 2 0 2 0 कैंसिल हो गया। अब हल करने पर क्या रहा, 13 सत्ते 91, यानी 100 रुपया का वस्तु खरीदा था, बेच रहा है 91 रुपये का। 100 रुपये का खरीदा, बेचा 91 रुपये का, तो हानि कितने की हुई, यहां पर हानि इसको 9 रुपये की हुई। कितने की हानि हो रही है, 9 रुपये की हो रही। भाई 100 रुपया का खरीद कर लाया, बेच दिया 91 रुपये का। 100 रुपया की चीज अगर आप 91 रुपया में बेचेंगे तो नुकसान होगा कितने का, 9 रुपये का। यानी 100 रुपये पर 9 रुपये का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी प्रतिशत में इसको क्या कहेंगे, 9% की इसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है, 9% की हानि हो रही है। ठीक है, पहला मेथड। दूसरे मेथड से भी हल हो गया। तीसरा मेथड, यदि कहीं पर भी इस प्रकार की स्थिति आए, X% की वृद्धि हो, पहले क्या हो, X% की वृद्धि हो, बाद में X% की कमी कर दी जाए, या X% की पहले कमी कर दी जाए, पुनः X% की वृद्धि कर, यानी जितने की कमी उतने की वृद्धि, जितने की कमी हो रही है उतने की वृद्धि कर दी जाए, या जितने की वृद्धि हो रही है बाद में उतने की कमी कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होती है, ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होती है। इसका सूत्र होता है हानि प्रतिशत बराबर x² बटे 100। x क्या है, प्रतिशत हानि
और प्रतिशत लाभ की स्थिति को दर्शाता है। जितने परसेंट की हानि हो रही है उतने परसेंट की लाभ को दर्शाएगा। यानी यहां पर कितने परसेंट की पहले बढ़ाता है, यानी 30% की वृद्धि करता है और 30% की कमी कर दे। 30% की पहले वृद्धि कर दे फिर 30% की कमी कर दे, तो एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे, क्योंकि दोनों का परसेंटेज क्या है, बराबर है। लाभ की स्थिति में इतने परसेंट 20% की लाभ होता है, मतलब बढ़ाकर कीमत, फिर हानि होने लगती है तो टोटल जो परिणामी हानि क्या लाभ या हानि होगा तो क्या होगा, उस स्थिति में हानि होती है। कभी ऐसा आता है किसी स्क्वायर की भुजा को क्या करते हैं 10% बढ़ा देते हैं और उसकी दूसरी भुजा को 10% कम कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी जब भी स्थिति आएगी तो स्क्वायर के क्या होगा, क्षेत्रफल में कमी होती है। तो कमी परसेंटेज या लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज, ठीक है, इस प्रकार दिखाएंगे। हानि परसेंटेज में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बटे 100। यहां पर क्या होगा 30 का क्या लिखेंगे, 30 का स्क्वायर कर देंगे बटे में 100 कर देंगे। हल करते हैं, 900 बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा 9%। 9% की क्या होगी, इसे हानि हो रही है। हानि कितनी होगी 9% का। ये इस मेथड से भी हल कर सकते हैं, यानी इस सवाल को सूत्र के माध्यम से, पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, जो भी आपको याद आ जाए उससे हल कर लीजिएगा। और देखते ही प्रश्न को बिना पेन और कॉपी उठाए हुए हल करना हो तो इस सूत्र को तो याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीजें तो याद करनी ही पड़ती है, और याद कर लेंगे तब भी हो जाएगा। और बाई चांस भूल गया तो आपका पहला दूसरा मेथड, पहला मेथड, ये आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ये मेथड जो है कभी साथ नहीं छोड़ेगा। जहां पे जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वहां पर भी ये सहयोग करेगा आपका। लाइफ में ये मेथड, चॉकलेटी मेथड और ये मेथड हर जगह सपोर्ट करेंगे। यही नहीं, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में ही नहीं, आप अब डीआई जब हल करेंगे, ठीक है, पाई चार्ट के क्वेश्चन हो या फिर जो बार डायग्राम के क्वेश्चन हो, ये मेथड सब में यूज कर कर आप हल कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। सॉरी, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तुओं पर 10% अधिक कीमत अंकित करता है, फिर उस पर 40% छूट देता है, तब लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। आप लोग इसको देखते ही समझ गए होंगे कि इसमें क्या होगा, हानि, हानि होगी। और हानि कितने की होगी आप लोग ये बता सकते हैं, देखे देख कर ही, एक्स स्क्वायर बटे 100, 40 का स्क्वायर कितना होगा 400, नहीं 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 होगा। 1600 में आप जो है कि 100 की भाग देंगे क्या हो जाएगा 16, यानी 16% की हानि हो रही है। फिर भी हम इस प्रश्न को हल करते हैं। आइए इसको हम 3 भागों में बांट कर हल करेंगे, ठीक है, यानी तीनों मेथड से हल करके मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि आपको दोबारा भूले ना। और आप भी इन 5 क्वेश्चन बताया हूं इस टाइप में, और पांचों क्वेश्चन को 2-2 बार हल कर लीजिए, फिर कभी हल करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं, एक दुकानदार वस्तुओं पर 40% अधिक कीमत अंकित करता है। मान लेते हैं सीपी कितना है 100 रुपये, सीपी बराबर 100 रुपये। रुपये के चिन्ह को, ये नए वाले चिन्ह को क्या करते हैं पहले लगाते हैं। सीपी कितना 100 रुपये, 40% अधिक कीमत अंकित करता है, किस पे करता होगा 100 रुपये पर, यानी 140 रुपये। ये 140 रुपये क्या है, अंकित मूल्य हो गया। ये 140 रुपये अंकित मूल्य के कितना होगा 100% होगा। फिर उस पर 40% की छूट देता है। छूट किस पे देता है, अंकित मूल्य पे छूट दी जाती है, यानी 100 में 40% की छूट दिया तो प्राप्त कितना करा है, अंकित मूल्य का 60%। अंकित मूल्य का 60% कितने रुपए के बराबर होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां पर प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करती है, शेष का आपस में गुणा हो जाता है। 140 गुणे 60 बटे 100 हो गया। हल करते हैं, 84, क्या आ गया 84 रुपया।
यानी वह वस्तु को खरीदा कितने का था, 100 रुपये का, बेचा कितने में, 84 रुपये में। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, यानी 60% कितने के बराबर होगा, 84 रुपये के बराबर होगा। अंकित मूल्य का 60 रुपया, अंकित मूल्य का 60% 84 रुपये के बराबर हो रहा है, यानी वह वस्तु को 84 रुपये में बेच रहा है। तो हानि कितने की हो रही है, इसको 100 माइनस कर देंगे इसमें, क्योंकि वस्तु 100 रुपये में खरीदा था, आ जाएगा -16। ये -16 है ना, ये हानि नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, लाभ कहेंगे। -16 की लाभ हो रहा है, इसको हानि में बदलने के लिए माइनस चिन्ह क्या हटाना पड़ेगा, यानी हानि कितने की हो गई, 16 रुपये की हो रही है। कितने में, 100 रुपया में खरीदा था, 16 रुपये की हानि हो रही है। तो प्रतिशत में कितनी हानि हो रही है, 16% की हानि हो रही है। कितने की, 16% की हानि हो रही है। ठीक है, दूसरा ढंग है, यहां पर भी मान लेते सीपी कितना है, 100 रुपये। 100 रुपये पर पहले 40% कीमत बढ़ाकर लिखी जाती है। तो कितना कीमत लिखा होगा, 100 गुणे 140/100। जितना वृद्धि करेगा ना, उतने परसेंट को सीधे 100 में जोड़कर गुणा करते हैं। ठीक है, उतने परसेंट हो जाएंगे, यानी 40% की वृद्धि कर रहा है तो क्रय मूल्य का 140% हो जाएगा। क्रय मूल्य का 140% को कैसे लिखे, 100 गुणे 140/100 लिख लेंगे। फिर उस पर 40% की छूट देता है, 40% की छूट को हमने क्या होता है, माइनस करना है 100 में से, यानी 60/100 कर लेंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 84 रुपया हो गया। भाई 100 रुपये का चीज खरीदा, 84 रुपया में बेच रहा है। 100 रुपये की चीज को 84 रुपया में आप बेचोगे तो हानि होगी। हानि कितने की होगी, 16 रुपये की हानि हो। हानि कितने की हो रही है, 16 रुपये की हो रही है। कितने पर, 100 रुपया का खरीदा, 16 रुपये की हानि हो रही है। तो क्या कहेंगे, 16% की हानि हो रही है। दो मेथड हो गए, तीसरा मेथड भी देख लेते हैं। आपको पता है कि जितने की वृद्धि हो उतने ही परसेंट की कमी हो। जितने परसेंट की वृद्धि हो, यदि उतने परसेंट की कमी होती है तो उस स्थिति में क्या होता है, हमेशा कमी होती है। हमेशा क्या होती है, प्रतिशत कमी होती है। तो हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बताए थे आपको, सूत्र होता है x²/100। x क्या है, जितने से वृद्धि हो रही है या जितने से कमी हो रही है, किसी को भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर होगा। दोनों बराबर, जितने की वृद्धि उतने की कमी होगी, तभी इस सूत्र का प्रयोग होगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, 40 लिख लेंगे, 40 का स्क्वायर/100 कर लेंगे, 1600/100। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16%। हानि कितने की हो रही है, 16% की हानि हो रही है। सूत्र में परसेंटेज भी लगा होता है। कितने की हानि हो रही है, 16% की हानि हो रही है। या पहले भी परसेंट लगा है तो यहां नहीं लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हानि प्रतिशत में कितना हो रही है, 16% की हानि हो गई। इस टाइप का अंतिम प्रश्न है ये, इसे भी देख लीजिए। एक दुकानदार वस्तुओं पर 50% अधिक कीमत अंकित करता है, फिर उस पर 30% की छूट देता है, तब लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। कोई दुकानदार है, पहले वस्तुओं पर 50% कीमत बढ़ाकर लिख रहा है। कितना बढ़ाकर लिख रहा है, 50% बढ़ाकर कीमत अंकित करता है, फिर उस पर 30% की छूट देता है। तो वो लाभ की स्थिति में होगा या हानि की स्थिति में होगा, हम इसे देखते हैं। यहां पर हम मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, माना सीपी बराबर 100 रुपये। सीपी कितना है, 100 रुपये है। 50% अधिक कीमत अंकित करता है, यानी 100 रुपये पर 50 रुपया बढ़ाकर लिखेगा तो कितना लिखेगा, 150 रुपये। कीमत कितनी अंकित करेगा, 150 रुपये। कीमत कितना अंकित करेगा, 150 रुपये। 100 रुपया खरीद कर लाया
और उस पे जो है कि 150 रुपया प्राइस लिख देता अपने हाथ से। जो 150 रुपये है अंकित मूल्य का कितना होगा, 100% होगा भाई। 150 रुपया ही अंकित किया ना, तो अंकित मूल्य का 100% कितना होगा, 150 रुपये के बराबर होगा, क्योंकि छूट किस में दी जा रही है, प्रतिशत में दी जा रही है। फिर कहता है कि 30% की छूट देता है। मैंने आपको बताया था अभी कि छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य पे छूट दी जाती है। तो 30% छूट दिया होगा तो अंकित मूल्य का कितना लिया ग्राहक से उसने, 70%। अंकित मूल्य का 70% कितने रुपए के बराबर होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा यहां पे। क्रय मूल्य का सॉरी अंकित मूल्य का 100% 150 रुपए के बराबर, अंकित मूल्य का 100% 150 रुपए के बराबर है। तो अंकित मूल्य का 70% कितने रुपए के बराबर होगा। आइए हम इसे हल करते हैं। इस हमारे चॉकलेटी फार्मूले में प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करती है यानी, और शेष का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी 150 गुणे 70/100। 1020 से कैंसिल हो गया। 15 सत्ते 105, यानी अंकित मूल्य का 70% 105 रुपए के बराबर हो। अंकित मूल्य का 70% कितने के बराबर हो गया, 105 रुपए के बराबर हो गया। 100 रुपया के आर्टिकल को उसने 105 रुपए में बेच दिया। 100 रुपए की वस्तु को 105 रुपए में बेच दिया, तो लाभ कितने का होगा, 5 रुपए का। अगर लाभ इसका देखा जाए, लाभ बराबर 5 रुपए का लाभ हो रहा है इसमें। 100 माइनस भी तो कर सकते हैं, एक विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य से 100 रुपये माइनस कर दो, कितना बचा, 5 रुपये बचा। ठीक है, यानी उसे लाभ 5 रुपये का हो रहा है। कितने पे, 100 रुपया का खरीदता है तो 5 रुपये का लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, 5%। यहां पर यह दुकानदार 5% का लाभ कमा रहा है। पहला मेथड हो गया। ठीक है, अब तो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। दूसरा भी देख लेते हैं। माना सीपी, यहां पर भी तुरंत मानते हैं, माना क्रय मूल्य कितना है, माना क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर 100 रुपये। हल करते हैं इसको। पहले क्या लिख लेते हैं, 100 रुपये गुणे 50% अधिक कीमत अंकित करता है, यानी 100 में 50 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 150%, यानी 150/100 हो जाएगा। फिर 30% की छूट देता है, तो 100 में से 30 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, 70%, यानी 70/100। हल करते हैं, 100 से कैंसिल हो गया, 1020 खत्म, कितना हो गया, 105। 15 सत्ते 105। 100 रुपया का वस्तु खरीदा, बेचा 105 रुपये में, तो लाभ कितने का हुआ, 5 रुपये का लाभ हो रहा है। 100 रुपया का अगर खरीद कर लाता है तो उसे 5 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, 100%, क्योंकि 5 रुपये का लाभ हो रहा है 100 रुपये पर, यानी 5% का लाभ हो रहा है। हम दोनों मेथड से इस प्रश्न को हल करा दिए। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है और अगले क्लास में हम अगली टाइप लेकर आएंगे। धन्यवाद।